हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्लास इंग्लिश प्रैक्टिस 10। इससे पहले हम 9 क्लास की जो प्रैक्टिस कर चुके हैं दोस्तों, जो यह जीडी की प्रैक्टिस हो रही है इंग्लिश के लिए। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देते, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, तो देखिए इंग्लिश की प्रैक्टिस कहीं भी आपको सेम ही करनी पड़ती है, बस थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस रहता है। न कि जीडी में भी यही पूछा जाता है, एमटीएस में भी वही सीजीएल में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा प्रैक्टिस क्लास जो 10th है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट नियर टर्म इम्पैक्ट्स ऑन रिन्यूएबल प्लांट्स दैट आर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड आर अंडर कंस्ट्रक्शन में बीइंग फिल्ड थ्रू सप्लाई चेन्स। तो हमें यह दिया हुआ है क्वेश्चन और हमें इसमें एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं भी आपको मॉडल वर्ब दिख जाए, मॉडल वर्ब जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। इसी तरह दो चार और ऑप्शन है, जैसे और मॉडल वर्ब है। अगर इन सब ऐसे मॉडल वर्ब दिख जाए तो इसके बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। इन सब के बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मे क्या है, एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद बीइंग नहीं आता, क्या आता है, बी आता है। तो हमारा जो एरर फाइंड तो हो गया, हमारा जो एरर है इसमें है 4th नंबर में, ठीक है। अब उससे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे द यहाँ पर क्या है। देखिए द यहाँ पर क्या है, द यहाँ पर एक डिफिनिट आर्टिकल आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ए, एन और द ये आर्टिकल होते हैं, जिसमें ए और एन क्या होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं, जबकि द क्या होता है, एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। और देखिए इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वह एक एडजेक्टिव फ्रेज है। मैंने आपको बताया था कहीं भी आपको आर्टिकल दिख गया तो उसके बाद आपको नाउन दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो इम्पैक्ट है इसी के लिए यह आपका आया हुआ है आर्टिकल, तो यह नाउन है, ठीक है। ऐसे दिमाग में रखिए कि अगर कहीं भी आर्टिकल दिख रहा है तो उसके लिए एक नाउन जरूर ही आया होगा, ठीक है। और यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। और नियर क्या है, यहाँ पर नियर टर्म एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और देखिए ऑन क्या है, ऑन एक प्रीपोजिशन है जो इम्पैक्ट और रिन्यूएबल प्लांट्स को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। दैट यहाँ पर क्या है, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और आर, देखिए आर एक वर्ब है और यह वर्ब किसके लिए लगा है, ऑन के बाद जितने भी चीजें आती हैं वो सब क्या हो जाता है, ऑन के बाद जैसे प्रीपोजिशन के बाद जितने भी वो चीज़ ऑब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हम जो वर्ब यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट के नहीं, हम वो सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, इम्पैक्ट्स है, और इम्पैक्ट्स कैसा प्लूरल फॉर्म में, तो इसलिए हम आर प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट अगर यहाँ पर इज लिख देता तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। देखिए यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस दिया हमें स्पेलिंग एरर खोजनी है। द प्राइमरी गोल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज टू यूज लैंग्वेज टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड कॉन्शियसली। तो कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि कम्युनिकेशन की स्पेलिंग होती है COMMUNICATION होती है, ना कि सिंगल यम होता है, डबल यम होता है। क्या इसमें डबल यम होता है, ठीक है। तो हमारा जो स्पेलिंग एरर मिला किसमें, स्पेलिंग एरर हमारा फाइंड हुआ इसी में, और इसका करेक्ट स्पेलिंग एरर डबल एम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द सेंटेंस हैज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, आइडेंटिफाई द एरर सेगमेंट इन द सेंटेंस गिवन बिलो, चूज नो एरर इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। तो हमारा देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हर लेटेस्ट नोवेल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग स्टोरी इन द कंटेम्पोरेरी लिटरेचर, अर्निंग प्रेजेज फॉर इट्स इंट्रिकेट प्लॉट एंड वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं, देखिए यह एक रूल है, काफ़ी बहुत फेमस रूल है, वन ऑफ द मोस्ट, इसके देखिए वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग स्टोरी, मतलब कि जैसे कि बात हो रही है कि जैसे मान लीजिए कई सारी स्टोरियां हैं आपके पास,
ठीक है, मान लीजिए कई सारी स्टोरी हैं और उसी में से एक की बात हो रही है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं, यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, प्लूरल होगा तभी ना उसमें से, जैसे मान लीजिए कई सारे, एक टोकरी में कई सारे आम है, उसमें से एक आम निकालेंगे। अब जब टोकरी में एक ही आम है तो एक आम को निकाल लेंगे तो उसके लिए सही नहीं पड़ेगा ना। तो कई सारी स्टोरी है जिसमें से एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग स्टोरी है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज होगा, स्टोरीज होगा, STORIES। ठीक है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। हमें इसमें स्पेलिंग एरर फाइंड करना, मतलब अगर आपको पता है कि इसमें मतलब क्वेश्चन यही है कि किस वाले जो ऑप्शन है उसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। देखिए IIT रुड़की वाज नहीं, हैज स्टेट 3 मेन फाइंडिंग की तो स्पेलिंग गलत है, सबसे पहले इसको हटाएंगे कि इसमें स्पेलिंग एरर हमें मिल गई। ठीक है, IIT रुड़की हैज स्टेट 3 मेन फाइंडिंग की देखिए स्पेलिंग यहाँ पर सही है, बाकी दोनों में भी सही है। इन इट्स रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट यहाँ पर सही लगती, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गलती है, यह भी गलत हो गया। और हम देख लेते हैज स्टेट, देखिए यहाँ पर यह गलत है, तो जो इसमें हमें कोई स्पेलिंग एरर फाइंड नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। यानी यह हमारे पास एक इडियम दिया हुआ है और इस इडियम का अगर मीनिंग आपको पता है तो आपको बताना है कि ऑप्शन में कौन एकदम सुटेबल है। तो टू मेक मैरी, इसका मतलब होता क्या है? टू मेक मैरी का मतलब होता है आनंद लेना। क्या होता है? आनंद लेना। ठीक है, तो क्या इसका मतलब होता है टू फाइंड लूप होल्स, टू गेट मैरिड, टू एंजॉय ऑन सेल्फ, टू मेक एक्सक्यूजेज। देखिए टू फाइंड लूप होल्स का मतलब होता है कि छोटी छोटी बारीकियां तक गलती को ढूंढना होता है। टू गेट मैरिड का मतलब शादी करना। टू एंजॉय वन सेल्फ का मतलब होता है कि आनंद लेना। तो यही इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन की फाइंड आउट हु इज द रियल एक्टर। अब हमें इसमें बताना है कि गलती क्या है, अगर नहीं है गलती तो हम नो इम्प्रूवमेंट पे टिक करेंगे। तो देखिए क्या है कि फाइंड आउट हु इज द रियल एक्टर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फाइंड आउट जो है वो आपका एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? वह एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना। ठीक है, डिस्कवर करना, किसी चीज़ को खोजना या उसे सीखना होता है। और हूँ यहाँ पर क्या है? हूँ एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है? एक प्रोनाउन है। देखिए और यहाँ पर इच है जो एक वर्ब है। द, देखिए मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन कि द एक आर्टिकल है और डिफिनिट आर्टिकल है, और आर्टिकल के लिए हमेशा क्या आता है? आर्टिकल क्या है? हमेशा नाउन जरूर आता है। ठीक है, और यहाँ पर रियल क्या है? एक एडजेक्टिव है, यानी ये पूरा, और नाउन के लिए ही तो क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो देखिए यहाँ रियल एक्टर्स नहीं होगा, एक्टिंग तो होगा नहीं, हमें नाउन की जरूरत है। रियली तो एडवर्ब हो जा रहा है, यह भी नहीं होगा। तो हमारा जो नो इम्प्रूव, इसमें हमें कोई एरर फाइंड नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें पता करना कि यहाँ पर भरना क्या है। देखिए दिस इज ओनली अ पार्शियल लिस्ट ऑफ बुक्स आर नीडेड इन द लाइब्रेरी, दैट्स, दैट, दोज या देयर। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखिए भरना है एक रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करें। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले होता क्या? देखिए हूँ होता है, whom होता है, which होता है और आपका that होता है। ठीक है, whom और whom यह किसके लिए लगता है? पर्सन के लिए लगता है। किसके लिए? पर्सन के लिए। जबकि which किसके लिए लगता है? यह जानवरों के लिए लगता है। ठीक है, यह क्या लगता है? जानवरों के लिए लगता है। जबकि that क्या लगता है? आपका who की जगह भी यूज हो जाएगा और which की जगह भी। लेकिन कब? लेकिन यह जब वाक्य में आपको क्या देखने को मिले? ओनली, फ्यू, लिटिल, सम या वन ऑफ, यह सब देखने को मिले
तो आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अपने पास वाले चीज को रिलेट करता है। देखिए यहाँ पर बुक है, बुक क्या है, एक थिंग है, थिंग है। तो पर्सन के लिए हुम यूज होता है तो हम इसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। विच क्या होता है, जानवरों के लिए यूज होता है, तो जानवर तो है नहीं बुक। और बचा क्या, दैट, दैट क्या होता है, हुम और ये थिंग के लिए भी यूज होता है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट रिलेटिव प्रोनाउन। और दैट ही देखिए अपने आस पास वाले के लिए एक वर्ब का वर्ब यूज कर रहा है, आर, ये देखिए प्लूरल वर्ब है, और बुक भी क्या है, प्लूरल नाउन है। दैट इज, ये तो होगा नहीं, दैट देखिए एक रिलेटिव प्रोनाउन है, दोस्त तो होगा नहीं, देयर होगा नहीं। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, मतलब हमें एंटोनिम बताना है स्ट्रॉन्ग का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का हमें एंटोनिम बता, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, तो हमें इसका बताना क्विक, क्विक मतलब तेजी, लेजी मतलब आलसी, बोरिंग का मतलब होता है कि उबाऊ, और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, ठीक है। तो डेली इसका मतलब स्ट्रॉन्ग, तो यह नाजुक, यह करेक्ट है इसका। अब देखिए एक ईडियम दिया हुआ है, और ईडियम देखिए एक वर्ड मतलब एक जैसे एक कंडीशन दी हुई है, और इसी के हिसाब से हमें कौन सा सटीक ईडियम इस पर फिट होगा यही बताना है। देखिए दिया हुआ है इट्स नो यूज, देखिए इसका मतलब होता है इट इज होता है, जबकि ये वाला इट्स रहता है तो ये अलग है, ठीक है, यह अलग होता है, इसका मतलब इट इज होता है। देखिए इट इज नो यूज वरिंग अबाउट द पास्ट मिसहैप्स, मतलब कि करा कि जैसे हमें वरी नहीं करना चाहिए अपने पास्ट मिसहैप से, ठीक है, बीती बातों पर पछताना जिसे इसकी बात हो रही है। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि राज खोलना, उजागर करना किसी चीज़ का। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब होता है कि जैसे बीती बात पर पछताना, यही होता है इसका करेक्ट, तो यही बोला हुआ है इसमें भी, बीती बात पर पछताना। जैसे मान लीजिए कि आप घर में दूध रख कर गए और दूध क्या हुआ, बिल्ली अगर गिरा दी तो अब रोने से क्या फ़ायदा है, अब तो दूध गिर ही चुका है, ठीक है। तो उसी को बोला कि बीती बात पर पछताना है। ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट का मतलब होता है गलत शुरुआत करना। बैक टू द ग्राइंड का मतलब होता है फिर से काम पर जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए टू हिट और मिस द मार्क, हिट और मिस दोनों की बात हो रही है, यह देखो ईडियम दिया हुआ और इसका मतलब हमें बताना है। इसमें बोला है कि हिट भी कर रहा है और मिस भी कर रहा है, जैसे मान लिया मार्क है यहाँ पर, आप निशाने कर रहे हैं, एक बार क्या किया आपने हिट कर दिया और एक बार क्या किया आपने मिस कर दिया, तो क्या हुआ आपको सफलता और फेल इन एन अटेम्प्ट, ठीक है, टू सक्सीड या फेल इन एन अटेम्प्ट इसी का मतलब है। नेक्स्ट है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, मतलब इसमें भी हमें एरर फाइंड करना है, ठीक है। द मसल्स ऑन हिज चेस्ट एंड आर्म वाज नॉट वेल डिफाइंड, तो हमें बताना है कि इसमें एरर किस में है। देखिए द क्या है, एक डिफिनिट आर्टिकल है, और यह किसके लिए आता है, यह आता है आपका नाउन के लिए। मसल्स क्या है, नाउन है, और नाउन कैसा, सिंगुलर है, ठीक है, इसीलिए क्या आया हुआ है, ये देखिए सिंगुलर वर्ब भी आई हुई है, ठीक है। ऑन देखिए प्रीपोजिशन ऑन हिज चेस्ट एंड आर्म वाज नॉट वेल डिफाइंड, तो हमारा जो एरर है इसमें वो है वाज नॉट वेल डिफाइंड में, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर देखिए मसल्स क्या एक प्लूरल फॉर्म में है ना, प्लूरल फॉर्म में मसल्स है, देखिए यस लगा हुआ है, यस इसके पीछे लगता है वो प्लूरल फॉर्म में हो जाती है। और ऑन क्या एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद जितने भी चीज़ें आती हैं वो क्या हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, वर्ब तो यूज करते नहीं हैं, हम जो वर्ब यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मसल्स है, अगर मसल होता तो सिंगुलर वर्ब, अगर मसल्स है तो प्लूरल वर्ब, लेकिन यहाँ पर वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, हम सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेंगे, हम वर्ब यूज करेंगे वर, वर क्या है, प्लूरल वर्ब है, जबकि पास्ट में बात हो रही है। अब नेक्स्ट है कि कैपिटल, कैपिटल का हमें एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको कैपिटल की मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब होता है राजधानी, ठीक है, ये पता होगा आपको, और एक इसका मतलब होता है पूंजी, ठीक है, इसका मतलब पूंजी भी होता है। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, रेगुलर होगा, फंडामेंटल होगा, प्रिंसिपल होगा, या एक्स्ट्रा होगा। तो जो इस ऑप्शन का जो करेक्ट उत्तर है वह है एक्स्ट्रा होगा, क्यों, क्योंकि रेगुलर का मतलब होता है नियमित,
जबकि फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, यह कोई जिसे क्या कि एग्जैक्ट बैठ नहीं रहा, जबकि एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, यही थोड़ा सा इसमें सटीक दिख रहा है दोस्तों। यह आपको दिमाग से थोड़ा करना पड़ेगा मिला जुला कर। देखिए दोस्तों, हमें क्या कि अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ और हमें इसका क्या है सिनोनिम्स बताना है। इनकॉर्पोरेट, ठीक है, इनकॉर्पोरेट का मतलब पहले क्या होता है, इनकॉर्पोरेट का जो मतलब होता है, इनकॉर्पोरेट का जो मतलब होता है शामिल करना। अगर आपको इसका मतलब नहीं आता तो आप यह जो क्वेश्चन पढ़ के भी इसका आंसर निकाल, अगर आपके पास समय है तो। वी कैन नॉट ऑलवेज फॉलो इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली, मतलब कि मैं हमेशा, हम क्या है हमेशा जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते। सम टाइम क्या करते हैं, वी नीड टू इनकॉर्पोरेट और ऑन आइडिया, हम क्या करते हैं कुछ कभी कभी हम अपने आइडिया को भी उसमें क्या करते हैं शामिल करते हैं, यही कहा हुआ है। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है शामिल करना और हमें इसका सिनोनिम्स बताना है। तो एक्सक्लूड, देखिए एक्सक्लूड है, इसका मतलब निकालना है। EX का मतलब ही पता है कि इसे बाहर करना है, इसका मतलब ही होता है बाहर करना। ठीक है, इसका मतलब ही होता है। जबकि इंटीग्रेट का मतलब होता है कि एक करना, ठीक है, एकीकृत करना, एक करना। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, पार्ट का मतलब भाग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स मिला हुआ है क्या मिला, इंटीग्रेटेड। अब नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। कैन यू डैश मी अ फेवर दिस लास्ट टाइम। तो हमें यहाँ पर एक भरना है, क्या भरना है वह हमें बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कैन क्या एक मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब की हमेशा बात क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमें यहाँ पर जो सबसे सटीक जो दिख रहा है वह डू दिख रहा है। ठीक है, डू एक सटीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि improve the underlined part of the sentence, choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct. The sentence, the effect of the change was unexpected. तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या, देखिए जो इफेक्ट है यहाँ पर देखिए आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद नाउन आता है। नाउन किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, और इसी के हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, इसी के हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे और वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर आया हुआ है। ठीक है, अभी सही दिख रहा है। और ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ जाता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह देखिए पास्ट में बात हो रही है, यह तो होगा नहीं। वाज अनएक्सपेक्ट, यह तो गलत है। ठीक है, वर तो होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यह जो करेक्ट है। फोर्थ नंबर दोस्तों इसमें एक आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मिल आ जाता है, अगर इजी क्लोज टेस्ट भी आता है, आसान भी आता है। अगर आपको इजी वाला मिल जाता है तो आपको पूरा इसमें तीन ऐसे मतलब क्लोज टेस्ट 3 लगभग होते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं, 2 ही में फंसाता है। तो आज हम चलिए पढ़ के उसको डेली प्रैक्टिस करके सीखते रहते हैं। दिस रूम वॉज चिल बिकॉज इट डैश हैड अ फायर। इट वॉज साइलेंट बिकॉज डैश फ्रॉम द नर्सरी एंड किचन। सॉलमन डैश इट वॉज नोन टू बी सो seldom entered the dash alone come her on Saturday only to buy from the mirror and furniture a week's white dust, and Mr. Reed dash at her interval visited to the review its contents. तो दोस्तों अगर आपको नहीं है तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप पढ़िएगा, अपने से पढ़ के फिर उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बात हो रही है कि एक रूम है जो काफ़ी मतलब ठंडा है। वह ठंडा किस लिए है, उसमें ठंडा किस लिए और मतलब उसमें काफ़ी शांति, वो शांति किस लिए है। और उसमें क्या होता है कि जो वहाँ की मेड होती हैं जो घर की सफाई करने वाली होती है, देखिए कभी कभी मतलब सैटरडे हफ्ते में एक बार साफ करने के लिए आती हैं। जो मिस्टर रीड हैं, ठीक है, जो मिस्टर रीड हैं वहाँ के जो मालिक हैं वह क्या करते हैं, कभी कभी महीने में 1 या 2 बार, कभी कभी कभार आकर उसको बस चेक करते हैं।
मतलब यही इसमें बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दिस रूम वाज चिल, यह रूम काफ़ी ठंडा था। बिकॉज क्यों, इट हैड ए फायर, मतलब इसमें क्या होता है, यूजुअली अक्सर आग लगी रहती है। फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार, ऑफन मतलब अक्सर नहीं, सेल्डम मतलब कभी कभार क्या होता है कि इसमें जो फायर यूज होता है। ठीक है, कभी कभार। और नेक्स्ट है कि इट वाज साइलेंट, और ये क्या काफ़ी शांत है। क्यों, क्योंकि ये दूर है किससे, नर्सरी और किचन से। ठीक है, जहाँ पर किचन विचन होता है वहाँ पर क्या होता है, हल्ला होता रहता है। लेकिन ये क्या है, दूर है, जो रूम है दूर है, तो रिमोट का मतलब होता है ही दूर। फॉरेन विदेश, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब अजीब, अजनबी, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका जो रिमोट, यही करेक्ट उत्तर है कि रिमोट का मतलब होता है दूर। ठीक है, नेक्स्ट है कि एंड किचन सोलमन, इट वाज नोन टू बी सेल्डम इंटर, मतलब कि इसमें कभी कभार कोई आता जा है। तो क्यों, बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि इसमें कभी कभार ही कोई आता है। ठीक है, यह करेक्ट है। द डैश ऑन सैटरडे ओनली, मतलब जो वहाँ के साफ करने वाले होते हैं, हाउसमेड बोलते हैं ना, जो सफाई करने वाले होते हैं, वही सैटरडे को केवल आते हैं, ओनली सैटरडे। ठीक है, देखिए लिखा लिखा, कम हियर ऑन सैटरडे ओनली, केवल शनिवार को ही आते हैं। टू वाइप फ्रॉम द मिरर एंड फर्नीचर अ क्विक डस्ट क्वाइट डस्ट, जो डस्ट और साफ करने वाले होते हैं तो इलेक्ट्रिशियन तो होते नहीं हैं, डॉक्टर तो होते नहीं हैं, प्लम्बर तो होते नहीं हैं, हाउसमेड ही होते हैं जो घर की सफाई करते हैं, तो यहाँ पर हाउसमेड इसीलिए होगा। एंड मिस्टर रीड, जो मिस्टर रीड हैं क्या करती हैं, वन सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ या हर सेल्फ। तो मिस्टर रीड जो हैं हर सेल्फ, जो एक क्या करते हैं, हर सेल्फ खुद आकर क्या करते हैं, कभी कभार मतलब विजिटेट करते हैं, रिव्यू टू इट्स कंटेंट। तो हर सेल्फ यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और मिस्टर रीड के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।